नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है। 8:55 हो गए सुबह के। और आपसे जुड़ाव सुबह का इसलिए रहता है ताकि दिन भर की जो तमाम बड़ी घटनाएं हैं उनकी आपको जानकारी दी जा सके और आपका जो है उस पर ध्यान रखा जा सके, ताकि आप जहां भी हैं अपने काम पे वहां आप अपडेट रहें। रविराज कौंडल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मनोहर वालिया जी, नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? घर परिवार सब ठीक ठाक? परविंदर गौतम जी, नमस्कार। उमेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। युवराज कपिल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सबका स्वागत है जी, सबको गुड मॉर्निंग। सौरभ लखनपाल जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? काइंडली शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। प्रियंक दत्त, बहुत बहुत शुक्रिया। रविराज कौंडल जी, आपकी नमस्ते कबूल हो गई है। हरदत्त शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। कपाल ठाकुर जी, नमस्ते। डॉक्टर चंद्रदेव नेगी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नरेश वैद्य जी, नमस्कार। सतीश कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। काशिफ शर्मा जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक। रवि चौधरी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। काइंडली जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन कर जाएं और इसको शेयर भी कर दें ताकि मैं अगला जो अपना बुलेटिन है उसको पढ़ सकूं। सालती अग्नोत्री, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ाव के लिए। राजीव राणा जी, थैंक यू वेरी मच। उमेश जी, शुक्रिया हौसला बढ़ाने के लिए। अरविंद शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिशांत धमान जी, नमस्ते आपको भी। सुरेश धमान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ाव के लिए। ऋषि ठाकुर जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का। आज हम 2-3 मसलों पे बात करेंगे। एक, जैसे आप देख रहे हैं कि लोग कराहते रहे और साहब कमाते रहे। साहबों की कमाई कोविड काल में बढ़ गई। ये इसकी जानकारी देंगे किस किस साहब ने कितने कितने पैसे कमाए। आज हरोली में प्रियंका गांधी रैली करेंगी। क्या वो कांग्रेस के आगामी नेतृत्व को लेकर, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो क्या वो कोई बड़ा संकेत करेंगी या नहीं करेंगी? देखिए, चुनावों में ये बड़ा मुद्दा रहता है कि बड़े नेताओं ने संकेतों में क्या कहा। तो आज हरोली में प्रियंका के संकेत समझने के लिए तमाम कांग्रेस वाले भी जुटे होंगे, बीजेपी वाले भी जुटे होंगे और हम जैसे पत्रकार भी जुटे होंगे, जिनकी नजर इस पर होगी, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर भी इस पर है। लगातार प्रियंका गांधी यहाँ पे प्रचार की दौर संभाले हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को ही आगे किया हुआ है। अमित शाह, आदित्यनाथ योगी और राजनाथ सिंह, गडकरी, अनुराग ठाकुर, तमाम दूसरे बड़े नेताओं की फौज बीजेपी के मैदान में है। लेकिन प्रियंका की ओर से अगर बात करें बड़े नेताओं की हिमाचल प्रदेश में, तो एक प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, इनके अलावा बाकी लोग अभी हैं जरूर हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उतनी मुखरता से नहीं है। रैलियां सचिन पायलट और प्रियंका गांधी लगातार कर रहे हैं। क्या इसके पीछे रणनीति है, क्या नहीं है, कोई मजबूरी है या जरूरी है, ये कांग्रेस जाने। लेकिन अभी तक ये पूरा प्रचार बीजेपी के तमाम दिग्गज, एक तरफ इंक्लूडिंग पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के बीच का है। प्रियंका गांधी ने अभी तक लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करी है उसी अंदाज में जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। चाहे वो सोलन की रैली से पहले शूलिनी मंदिर जाने का मामला हो, चाहे ज्वालामुखी की रैली और नगरोटा की रैली से पहले ज्वालामुखी में जाकर शीश निभाने की बात हो और लोगों के साथ वहां इंटरेक्ट करने की बात हो, चाहे दूसरी जगह मंडी और कुल्लू के उनके जो कार्यक्रम थे, कुल्लू का कार्यक्रम रद्द हो गया था, मंडी की बात हो, उन्होंने लोकल्स को कनेक्ट करने की बात करी है। और जो एक लोकल दिवालियों में और दिवालियों को नमन करने की जो एक प्रथा यहाँ हमारे यहाँ है हर काम से पहले, वो उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। इनफैक्ट वो खुद मंदिरों में भी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी कारणों के चलते अपने मंच से ही नमन करते हैं दिवालियों को जहाँ भी जाते हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने ये इंश्योर किया है कि अगर संभव है तो वो दिवालियों में भी जाए। आज हरोली में है, देखना है वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। हालांकि हरोली से जो प्रमुख शक्तिपीठ है चिंतपूर्णी का, वो काफ़ी दूर है, ये इस पर नजर रहेगी ये मंच से ही वो नमन करती हैं या वहां जाती हैं। प्रियंका गांधी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन नजर इस बात पे भी रहेगी कि मुकेश अग्निहोत्री को लेकर क्या इशारा किया जाता है। वास्तव में माना जा रहा है कि दो ही लोग अब जो है मुख्यमंत्री की सीधी रेस में, सामने जो है दो हैं। कोई डार्क हॉर्स होगा तो अलग बात है, डार्क हॉर्स में कई हैं। प्रतिभा सिंह डार्क हॉर्स में है, आशा कुमारी डार्क हॉर्स में है। इनफैक्ट जो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि 12 जिलों में 12 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, तो कम से कम 10 तो कांग्रेस ने खुद गिनवा दिए थे। कौल सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने 10 गिनवा दिए थे। तो जाहिर है कि 10 तो मान के ही चलिए कि हैं, लेकिन कौन होगा कौन नहीं होगा इसकी बेसब्री से इंतजार रहती है। जब बड़े नेता आते हैं जिनके जिम्मे इस तरह की जिम्मेदारियां तय करने का काम होता है, वो क्या संकेत करते हैं क्या नहीं, इसको लेकर सबकी नजर रहती है। हरोली की रैली आज इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए। इसके बाद शायद एक आध कोई रैली शिमला सर्कल में होगी, लेकिन
कोई बड़ा अगले 2-3 दिन में, जब तक चुनाव प्रचार समाप्त नहीं होता, कोई बड़ा हमला जो है कांग्रेस की ओर से नहीं होगा। हालांकि बीजेपी ने जोर लगाया हुआ है, लेकिन बीजेपी की दिक्कतें यह हैं कि बगावत उसको लगातार परेशान कर रही है। बगावत का आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को फोन करके मनाना पड़ रहा है। कितने माने हैं कितने नहीं माने हैं वो आपके सामने है। उल्टा आरोप जो है जगत प्रकाश नड्डा पे आ गए, तो उनके ऊपर भी आक्षेप आ गए। तो ये आज प्रियंका गांधी की रैली पे नजर रहेगी। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रामपुर के दत्तनगर में जनसभा करेंगे, फिर जुब्बल कोटखाई जाएंगे। उसी जुब्बल कोटखाई में जहां उन्होंने पिछला चुनाव रोचक बना दिया था ये कहकर कि परिवारवाद के आधार पर टिकट नहीं दी जाएगी, और उसके बाद बीजेपी की वहां जमानत जब्त हो गई थी, क्योंकि चेतन बरागटा ने इंडिपेंडेंट लड़ा था। आज उसी चेतन बरागटा के लिए नड्डा वोट मांगेंगे, देखना बहुत दिलचस्प होगा। उसके बाद रोडू जाएंगे, शशिबाला के लिए वोट मांगेंगे। शशिबाला पिछली बार भी कंटेस्ट किया था उन्होंने चुनाव, इस बार भी वो कड़ी मेहनत कर रही है। उनकी मेहनत को कितना फल मिलता है कितना नहीं मिलता ये रोहडू के मतदाता तय करेंगे। लेकिन आज रोहडू के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए जगत प्रकाश नड्डा खुद जा रहे हैं। शशिबाला के लिए भी बड़ी बात है कि जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उनके यहाँ रैली करने आ रहे हैं। ये अलग बात है कि दूसरा आलम ये भी है कि नड्डा बिलासपुर में तो हर वार्ड में भी एक तरह से हर गांव में भी रैलियां कर रहे हैं। इससे पार्टी के प्रति समर्पण भी झलकता है और पार्टी की चिंताएं भी झलकती हैं। दोनों ही बातें जो आपको सही लगे उसको मान लें, दूसरी को छोड़ दें। पार्टी के प्रति समर्पण ये कि छोटे छोटे गांवों में भी आराम कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये बड़ी बात है। और चिंता ये कि इसका मतलब दूसरा ये भी निकाला जाता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां परेशानी वाली हैं, इसलिए खुद फ्रंट पे आकर जो है लीड करना पड़ रहा है। लेकिन लीडर वही होता है जो फ्रंट पे आकर लीड करे। इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही स्थितियां हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी की हालत परेशानियों में है बीजेपी, इसलिए जगत प्रकाश नड्डा को इतना पसीना बहाना पड़ रहा है और मोदी को भी फोन करके मनाना पड़ रहा है बागियों को। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये बीजेपी के नेताओं का अपने कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के प्रति समर्पण का भाव है कि एक छोटी छोटी चीज को भी वो इग्नोर नहीं करते और उस पर भी मेहनत करते हैं। दोनों ही चीजें जो आपको सही लगे आप उसको ग्रहण करें। कोई लाग लपेट नहीं, कोई पक्ष नहीं, सब निष्पक्ष से हमारा जो है ये इस पे टिप्पणी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बंजार में गड़ा गुशाणी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर बाद वो सोलन के अर्की में जयनगर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर शिमला विधानसभा क्षेत्र के स्थल कृष्णानगर में जाएंगे। शिमला शहर के इलाके कृष्णानगर में जाएंगे। और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पांवटा साहिब में आज एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। अनुराग ठाकुर आज चंबा के चुराह में होंगे। उसके बाद कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में वो बैक टू बैक जनसभा को संबोधित करेंगे। लगड़ू में, खुडियां, बड़े दिहट्टी, माफ कीजिए अद्दे दिहट्टियां यहाँ रहेंगे। उसके बाद कांगड़ा के नूरपुर में जो है वो जसूर में जनसभा को संबोधित करेंगे और तदुपरांत साय जिला हमीरपुर के बड़सर विधान क्षेत्र में सलौनी में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद ब्याड़ मैदान, वहाँ भी बैक टू बैक करेंगे। ब्याड़ मैदान, बणी में भी जो है उनके कार्यक्रम है। जोड़ियम में उनका कार्यक्रम है। झंझानी ट्याले में भी उनका कार्यक्रम है और गंगोट कला में भी संबोधित करेंगे। तो बड़सर और ज्वालामुखी में बैक टू बैक उनकी एक एक करके काफ़ी नुक्कड़ सभाएं हैं। और इसके अलावा जो है चंबा में भी उनकी जनसभा है और फिर वो नूरपुर में भी जाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। उनके चुनाव प्रचार पे भी नजर है, क्योंकि जिस नेता के जो चेले हैं वो उनको आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहा है और करनी भी चाहिए। संजय टंडन सह प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, आज सिरमौर के पांवटा साहिब में वो भी बैठक में भाग लेंगे। उसके बाद शिलाई में एक मंडल की बैठक करेंगे। उसके बाद रेणुका विधानसभा क्षेत्र में संगड़ा में मंडल की बैठक लेंगे और पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में मंडलों की बैठकें लेंगे। तो इनके पास जो है संगठन का काम देखेंगे। देवेंद्र सिंह राणा प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं ये भी चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के। और ये चंबा में मंडल चुनाव समिति में भाग लेंगे और फिर डलहौजी में चुनाव समिति की बैठक लेंगे। ये उनको उन्हीं का इलाका दिया है, क्योंकि जम्मू के साथ लगता है, तो वही है। अब बात करते हैं जी उस बड़ी चर्चा की। इससे पहले एक और खबर लेते हैं। उस चर्चा से पहले साहब कराते रहे और लोग कराते रहे और साहब कमाते रहे। इससे पहले संजय कुंडू को लेकर जो है अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने 4 दिन पहले संजय कुंडू को लेकर शिकायत करी थी कि वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए डीजीपी को या तो ट्रांसफर किया जाए या उनके पद से हटाया जाए, छुट्टी पे भेजा जाए, जो भी चुनाव निर्वाचन आयोग को करना है किया जाए। कांग्रेस की शिकायत पर प्रशांत शर्मा जो लीगल सेल देखते हैं कांग्रेस का, उनकी शिकायत थी। उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने, जो यहाँ ऑफिस है चुनाव आयोग का, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी आर डी धीमान से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, लेकिन स्थितियां 4 दिन में भी स्पष्ट नहीं हुई हैं और ऐसी स्थिति में अब चुनाव आयोग ही घिर गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ही जो है
आरोप इस तरह से लगा दिए हैं कि वो गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चुनाव में कुछ दिन का समय रह गया, ऐसे में पूरी संभावना है कि डीजीपी संजय कुंडू जो है वो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये कांग्रेस ने यह भी कहा है, कांग्रेस के जो लीगल सेल के प्रमुख हैं प्रशांत शर्मा एडवोकेट, उन्होंने कहा कि निर्वाचन विभाग भी राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, ये उन्होंने आरोप लगाया। तो बात वही है कि अब जो है निर्वाचन विभाग भी जो है वो कटघरे में आ गया है, सवालों के कटघरे में। अब तक 33 के आसपास शिकायतें आई हैं निर्वाचन विभाग के आसपास, जहां तक हमारी जानकारी है। और इसमें ये सबसे बड़ी शिकायत जो है ये है, हालांकि योगी के खिलाफ भी धार्मिक भावना भड़काने की, अपनी रैलियों में धार्मिक भावना भड़काने की शिकायत कांग्रेस ने करी है, लेकिन बड़ा मामला जो है इस अफसर को लेकर है। अब बात ये करते हैं कि साहब जो हैं वो कमाते रहे और लोग पढ़ाते रहे। बात हम कोविड काल की कर रहे हैं। कोविड काल में सबकी दुनिया सिमट के रह गई थी, अपने घरों के भीतर हम लोग कैद होकर रह गए थे। बहुत से लोगों की नौकरी चली गई, कुछ लोगों की वेतन आधे हो गए, यानी सबकी कमाई में परेशानी रही, सबकी कमाई में कमी आई। लेकिन साहब हमारे मान्यों की कमाई में कोई कमी नहीं आई। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये बता रहा है मान्यों के द्वारा भरा गया केवाईसी टाइप का जो फॉर्म होता है, उनके शपथ पत्र में जो ये चीजें सामने आई हैं। और एडीआर जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, बड़ी संस्था है, चुनावों के संबंध में विश्लेषण करती है और इसी तरह के विश्लेषण करती है कि किसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले हैं, किसने कितना पैसा कमाया, किसका कितना पैसा बढ़ा, किसके परिवार में क्या है, किस पे क्या आरोप है, ये सारा एडीआर खंगालता है। तो एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि दोबारा चुनाव लड़ रहे हिमाचल के 58 विधायकों की संपत्ति में औसत 2.77 करोड़ का इजाफा हुआ है। मतलब 68 ही तो हैं और उनमें से कुछ की टिकट भी कट गई है। तो जो लड़ रहे हैं अब चुनाव, उनमें से 58 की संपत्ति में 3.25 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोविड काल की ये रिपोर्ट जो है वो दी गई है। और सबसे जो ऊपर है, अलग अलग है अमाउंट के हिसाब से, राज्य के सबसे अमीर विधायक चौपाल के बलवीर वर्मा है, उनकी संपत्ति में 37 करोड़ 71 लाख रुपए का की वृद्धि हुई है। 2017 में उनकी संपत्ति जो थी प्री कोविड वाले में, जो पिछले चुनाव में बढ़ी 90 करोड़ थी, अब बढ़कर 128 करोड़ की है और इनकी संपत्ति में 42 करोड़ का उछाल आया है। 43 करोड़ % की दर से संपत्ति बढ़ी है, उछाल आया है 43% का। यह आया है अनिल शर्मा की संपत्ति भी बढ़ी है जी, मंडी सदर से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी हैं, सिटिंग विधायक वहां से। 17.23 करोड़ का उछाल आया है, उनकी संपत्ति बढ़ी है और उनकी संपत्ति 2017 की तुलना में जो है 40 करोड़ से बढ़कर 57 करोड़ हो गई है। तो इनकी संपत्ति में भी 43% का इजाफा हुआ है। आशीष पटेल चौथे, माफ कीजिए, विक्रमादित्य तीसरे नंबर पे है, उनमें 5 साल में 17 करोड़ 6 लाख रुपए उनकी आय बढ़ी है। ये वैसे ओवरऑल संपत्ति के मामले में तीसरे मामले पर है। 101 करोड़ की संपत्ति उन्होंने घोषित करी थी और इनकी संपत्ति में 20% का उछाल आया है। आशीष पटेल चौथे नंबर पे हैं और पालमपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, सिटिंग विधायक हैं। उनकी संपत्ति 8 करोड़ 86 लाख बढ़ी है और ये बढ़कर 30 करोड़ 26 लाख हो गई है, जो पिछले चुनाव में 21 करोड़ 40 लाख थी। बीजेपी के विधायकों की औसत संपत्ति जो है 3 करोड़ 20 लाख बढ़ी है, 277 बढ़ी है ओवरऑल, और बीजेपी के विधायकों की 3 करोड़ 20 लाख बढ़ी है। बीजेपी के 35 विधायक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी संपत्ति में औसतन 3 करोड़ 20 लाख का उछाल दर्ज किए गए। और कांग्रेस वाली जो है वो 2 करोड़ रुपए जो है उछाल के। निर्दलियों में जो है 77 लाख रुपए, तो सीपीएमआई के विधायक जो राकेश सिंह है, उनकी संपत्ति में 1 करोड़ 31 लाख जो 5 सालों में बढ़ी है। बीजेपी की बात करें तो मुल्खराज प्रेमी बैजनाथ से विधायक हैं, 1167% बढ़ी है उनकी आय। हालांकि ये परसेंटेज में देखेंगे तो बहुत लगती है, लेकिन 2017 में उनके पास मात्र 5,33,000 रुपए थे और अब उनके पास जो है 67 लाख 48,000 रुपीज है। ये उन्होंने अपने शपथ पत्र में जानकारी दी है। बीजेपी के विधायक गगरेट से राजेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा। उनकी संपत्ति में 7 करोड़ 18 लाख रुपए का उछाल आया है। उनकी संपत्ति 2017 की तुलना में तब 20 करोड़ 84 लाख थी, अब 28 करोड़ 2 लाख जो है वो पहुंच गई, यानी 34% जो है इजाफा हुआ है। भवानी सिंह फतेहपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, इनकी संपत्ति कम हुई है जी। उनकी संपत्ति 2017 में 20 करोड़ थी, अब घटकर जो 18 करोड़ रहेगी, तो 2 करोड़ जो है कम हो गया। उनकी संपत्ति जो है वो भी घटी है। शिमला से कसुम्पटी से ये चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और लगातार वहां से विधायक हैं और एक बार फिर से वहां विधानसभा पहुंचने के लिए, जनादेश लेने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनकी संपत्ति जो है सबसे ज्यादा 6 करोड़ कम हुई है,
ये 16 करोड़ थी 2017 में और अब जो है घटकर 10 करोड़ 21 लाख रह गई है। तो ये साहबों की संपत्तियों का लेखा जोखा था। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की भी आय कम हुई है। उन्होंने 2017 में 7 करोड़ 76 लाख का विवरण भरा था संपत्ति का टोटल, और अब उनकी संपत्ति जो 5 करोड़ 48 लाख हो गई है। लेकिन मोटा मोटी ये है कि सभी विधायकों की संपत्ति जो है औसतन 2 करोड़ 70 लाख बढ़ी है, और कोरोना में भी ये लोग कमाते रहे, भले ही आप लोग कराते रहे होंगे। तो ये एक आपके सामने इन चीज़ों को रखना जरूरी था, इसलिए हमने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा। बाली नंबरदार जी नमस्ते। ललित मेहता जी थैंक यू वेरी मच। अनिता कुमारी जी, प्रमिला जी, प्रवीण पडियाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। थैंक यू वेरी मच। काइंडली इसको शेयर भी कर दीजिएगा।